हेलो बच्चों, मैं दीपक यादव, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यादव सर फिजिक्स वाले। आई होप कि आपको हमारी लास्ट वीडियोस पसंद आई होगी। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो बच्चों, हमने जो पिछले क्लासेस में पढ़ा था आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारी लास्ट वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार जाके जरूर देख लें, जिससे कि आपको कुछ भी समझने में दिक्कत ना आए। क्योंकि आपको पता होगा कि क्लास 12 की फिजिक्स में जितने भी टॉपिक्स हैं सभी इंटर रिलेटेड है, इवन चैप्टर्स भी इंटर रिलेटेड हैं। सो बेहतर है कि आप पहले हमारी लास्ट वीडियोस को देख लें और उसके बाद फिर आप हमारी आज की वीडियो को कंटिन्यू करें। सो फिलहाल आज के क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है परमिटिविटी। सो परमिटिविटी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि परमिटिविटी क्या होता है, कैसे होता है। तो मैं आपको बता दूं कि परमिटिविटी है क्या। तो परमिटिविटी जो है वो मीडियम की एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि उस मीडियम में रखे हुए किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को डिक्रीज करता है। सो डिक्रीज कैसे करता है उसको भी एक बार हम समझ लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कहीं भी अगर आप चार्ज रखते हैं तो उस चार्ज की वजह से उस चार्ज के चारों तरफ रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, जैसे मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता था। सो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते थे। सेम वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ आपको, पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। सो पोलर और नॉन पोलर नाम से ही पता चल रहा होगा। पोलर बोले तो जिसमें दो पोल्स हों, ठीक है, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस तरह से जहां दो पोल्स होंगे उसे आप पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे, और जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है एक ही जगह पे होंगे उसे आप नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे। ठीक है, और होता क्या है कि अगर आपने किसी भी मॉलिक्यूल को, अगर मान लिया ये आपका एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और इसे आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया मतलब ये कहीं पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज है और इनके बीच में ये आपका एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो जब इसके बीच में आप इसे रखेंगे तो होगा क्या कि इसके अंदर का ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा। और इस तरीके से ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ये आपका पोलराइज हो जाएगा। सो पोलराइज होने का मतलब क्या है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर की तरफ आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ आ जाएगा। तो ये जो अभी आपने देखा मॉलिक्यूल, इसी को हम लोग पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका मॉलिक्यूल जो होता है वो पोलराइज हो जाता है अगर उसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर कोई भी, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाऊं, अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं कि सपोज दैट कोई भी दो चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है, तो उन चार्जेस के बीच, जैसे सपोज दैट ये आपका एक पॉजिटिव चार्ज और ये आपका एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज और ये जो नेगेटिव चार्ज है ऑब्वियसली इनकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। और जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस यानी कि वहां पे फील्ड उतना ही स्ट्रांग होगा, और जहां फील्ड लाइंस कम होती हैं वहां पे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब ये दो चार्जेस रखेंगे तो इन चार्जेस की वजह से ये जो मीडियम था, ये जो आपका मीडियम है दो चार्जेस के बीच का, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो पोलराइज हो जाएंगे, और उनके पोलराइज होने की वजह से यहां पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, जिसे हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा कि इन चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके इफेक्ट को कुछ कम कर देगा। यानी कि ओवरऑल जो मैं बात कहूं तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो फील्ड है वो पहले से कुछ कम हो गया, और फील्ड कितना कम होगा ये डिपेंड करता है मीडियम के नेचर पे। अलग अलग मीडियम के लिए जो यहाँ पे पोलराइजेशन होगा वो अलग अलग होगा, यानी फील्ड की वैल्यू जो है वो अलग अलग अमाउंट से घटेगी। किसी मीडियम में हो सकता है
कि चार्जेस के बीच का जो फील्ड है वो बहुत तेजी से घट जाए, किसी में हो सकता है कि कम घटे और किसी में हो सकता है कि ना ही घटे या बहुत कम घटे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है मीडियम के अपने नेचर पे। तो सोचो अगर फील्ड ही कमजोर हो जाएगा तो उस फील्ड की कमजोर हो जाने की वजह से जो फोर्स का इफेक्ट है वो भी तो कमजोर हो जाएगा ना। अब मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं कि जैसे ये पॉजिटिव चार्ज और ये आपका एक नेगेटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज से आपकी फील्ड लाइंस निकल रही होंगी बहुत सारी। अब उनमें से ऐसे मानो, समझने के लिए सिर्फ मैं बता रहा हूं आपको ये बात, कि इस मीडियम ने कुछ फील्ड लाइंस एब्जॉर्ब कर ली, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ डिक्रीज कर दिया। तो अब यहां से अगर मान लिया 100 फील्ड लाइंस निकल रही हैं और यहां पर जो फील्ड लाइंस पहुंची हैं वो कितनी पहुंची हैं, तो सिर्फ सपोज दैट 70 फील्ड लाइंस ही पहुंची हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पहले से कम हो चुका है इस मीडियम की वजह से। इस मीडियम की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए था इन दोनों चार्जेस के बीच में, अब फील्ड उतना नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ फील्ड जो है वो डिक्रीज हो गया है। अब मीडियम 1 रखा मैंने, तो उस वक्त क्या हुआ था, 100 थी, 100 में से 30 जो थी इस मीडियम ने एब्जॉर्ब कर ली और 70 यहां तक पहुंच गई। तो जो फील्ड होगा वो तो 70 की वजह से हुआ, कहीं ना कहीं फील्ड डिक्रीज कर गया। अब अगर मैं यहाँ कोई दूसरा मीडियम रखूं तो हो सकता है कि वो 30 फील्ड लाइंस की जगह 40 फील्ड लाइंस एब्जॉर्ब कर ले। सो अगर उसने 40 फील्ड लाइंस एब्जॉर्ब कर ली तो हुआ क्या, यहां से जो 100 फील्ड लाइंस निकली थी उनमें से सिर्फ और सिर्फ यहां पर कितनी फील्ड लाइंस पहुंची, 60 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहुंची। तो कहीं ना कहीं फील्ड जो है पहले से ज्यादा कमजोर हो गया। तो फील्ड कितना कमजोर होगा वो डिपेंड करता है इन दोनों चार्जेस के बीच रखे हुए मीडियम के नेचर पे। ठीक है, तो परमिटिविटी जो होता है वो मीडियम की इसी कैरेक्टरिस्टिक को बताता है कि कोई मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना कमजोर कर देता है। और फील्ड कमजोर हो जाएगा तो ऑब्वियसली दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स भी कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि परमिटिविटी क्या है, तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम व्हिच डिक्रीजेस द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग परमिटिविटी कहते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं एयर या वैक्यूम की, तो एयर और वैक्यूम की परमिटिविटी जो होती है लगभग सेम होती है। ठीक है, एयर और वैक्यूम की परमिटिविटी लगभग सेम होती है, इसलिए हम दोनों को सेम बोल देते हैं। तो अगर एयर और परमिटिविटी, एयर या फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी है दोनों ही सेम है, तो एक बार सोच के देखो, अगर मैं वैक्यूम की बात करता हूं तो वैक्यूम के अंदर तो एयर मॉलिक्यूल्स होते ही नहीं, या फिर ये कह लो कि कोई मॉलिक्यूल्स ही नहीं प्रेजेंट होते। तो अगर मॉलिक्यूल्स ही नहीं होंगे तो क्या वहां पे पोलराइजेशन होगा, यानी कि क्या वहां पे मीडियम का अपना कोई फील्ड सेटअप हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से वहां पे जो ओरिजिनल फील्ड है वो डिक्रीज नहीं करेगा, यानी कि जो फोर्स है उसमें कोई बहुत ज्यादा डिक्रीमेंट नहीं होगा, यानी जितना फोर्स दो चार्जेस के बीच होना चाहिए था उतना ही फोर्स लग रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर दो चार्जेस के बीच का जो मीडियम है वो वैक्यूम है या फ्री स्पेस है, तो वहां पर जो फोर्स होगा वो सबसे ज्यादा होगा, यानी कि वहां पर जो परमिटिविटी है वो सबसे कम है। ठीक है, तो अलग अलग मीडियम्स के लिए परमिटिविटी की अलग अलग वैल्यू होती है। और अभी आपने देखा कि फोर्स और परमिटिविटी में कैसा रिलेशन है, तो इनवर्सली का रिलेशन है। जिस मीडियम में फोर्स जितना ज्यादा लग रहा है इसका मतलब परमिटिविटी उतना ही कम है। तो फोर्स और परमिटिविटी के बीच मैंने एक रिलेशन ड्राइव कर लिया, और वो रिलेशन जो है वो ये है कि फोर्स और परमिटिविटी जो होता है वो एक दूसरे के इनवर्सली होता है। ठीक है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग एक ग्रीक वर्ड होता है एप्सिलॉन, तो उसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग पढ़ते क्या है, तो एप्सिलॉन, तो इसे हम लोग एप्सिलॉन कहते हैं। तो आप लोगों ने कूलॉम्स लॉ पढ़ा था, कूलॉम्स लॉ में आपने जो फॉर्मूला देखा था वो क्या था, तो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 बटे में R²। तो ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये रिप्रेजेंट करता है एयर या फ्री स्पेस की परमिटिविटी को।
सो अलग अलग मीडियम की परमिटिविटी अलग अलग होती है, इसलिए हम यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ना लिख के एप्सिलॉन एम लिख देते हैं। ठीक है, तो एप्सिलॉन एम का मतलब क्या, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। तो अगर किसी भी मीडियम के लिए परमिटिविटी देखोगे तो वहां पे जो फोर्स हो जाएगा उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एफएम से, और अगर आप फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए देख रहे होगे तो वहां हम लोग एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे, तो यहाँ पे हम लोग एफ नॉट लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सा खेल है। अब मैं आपको बताता हूं कि अलग अलग मीडियम के लिए परमिटिविटी की वैल्यू अलग अलग कैसे होती है। जैसे हम बात कर देते हैं अगर फ्री स्पेस या एयर के लिए, तो वहां पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आती थी 8.854 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके लिए। अब यहीं पे अगर मैं वाटर के लिए देखता हूं तो वाटर के लिए जो परमिटिविटी की वैल्यू है वो बिल्कुल अलग है, तो वो वैल्यू क्या है वो भी देख लेते हैं एक बार। तो बच्चों वाटर के लिए जो परमिटिविटी की वैल्यू वो कितनी है, तो 7.12 इंटू 10⁻10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो आपने देखा कि एयर या फ्री स्पेस के लिए परमिटिविटी की वैल्यू ये है, वाटर के लिए है, अगर कोई दूसरा मीडियम लेता तो उसके लिए वैल्यू कुछ और होती। तो इन वैल्यूज को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए हमने क्या किया, इन सब की परमिटिविटी को एयर या फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में देख लिया। ठीक है, यानी कि हम उसके साथ कंपैरिजन करेंगे, तो जिसके साथ कंपैरिजन करते हैं वो हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए हमेशा। तो इसीलिए हम एयर या फ्री स्पेस की परमिटिविटी को अपना स्टैंडर्ड मानकर चलते हैं। ठीक है, तो किसी मीडियम की परमिटिविटी अगर हम लोग एयर या फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो भाई मीडियम की परमिटिविटी जो होगी या तो 10 गुना होगी या 20 गुना होगी या 5 गुना होगी या 7 गुना होगी या 7.5 गुना होगी। ठीक है, तो वो कंपैरेटिवली आसान है याद रख पाना एज कंपेयर टू दिस वैल्यू। सो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसे हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। सो एक बार हम रिलेटिव परमिटिविटी का भी कंसेप्ट देख लेते हैं। सो रिलेटिव परमिटिविटी जो था उसे हम एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो गया, किसी मीडियम की परमिटिविटी बटे में फ्री स्पेस या एयर की परमिटिविटी। तो जिसके भी रिस्पेक्ट में देखा जाता है हमेशा वो चीज नीचे लिखी जाती है। जैसे आपने रिलेटिव डेंसिटी भी देखा होगा, तो रिलेटिव डेंसिटी का आपको अगर कंसेप्ट याद हो तो वहां पे क्या होता था, डेंसिटी जिसका भी आप रिलेटिव डेंसिटी देख रहे थे, जैसे आप रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ग्लास देखते हैं तो यहां पे लिख देते थे हम लोग डेंसिटी ऑफ ग्लास बटे में डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो वहां पे हम लोग वाटर के रिस्पेक्ट में देखते थे, इसलिए हमेशा वाटर हमारा नीचे की तरफ होता था। तो जिसके रिस्पेक्ट में देखा जाता है वो चीज हमेशा नीचे होती है। तो यहाँ पे जो भी हम देख रहे हैं, जिस भी मीडियम की परमिटिविटी देखते हैं वो एयर या फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में देखते हैं, इसलिए हम लोग एप्सिलॉन नॉट यानी कि फ्री स्पेस या एयर की परमिटिविटी को नीचे लिखते हैं। सो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से एप्सिलॉन एम क्या निकल के आ जाएगा, तो एप्सिलॉन आर टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। जैसे अगर मैं बात कर देता हूं परमिटिविटी ऑफ वाटर, या फिर परमिटिविटी ऑफ वाटर देख लेते हैं पहले। सो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रिलेटिव परमिटिविटी देखेंगे, तो हमें सारी वैल्यूज रिलेटिव परमिटिविटी के टर्म्स में होती है। तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। सो वाटर की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 80। तो अगर देखो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर 80 हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर की जो परमिटिविटी होगी इस फॉर्मूले के हिसाब से, तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर तो 80 हो गया और इनटू में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि वाटर की जो परमिटिविटी है वो एयर की परमिटिविटी से या एयर की परमिटिविटी का 80 टाइम्स है। ठीक है, सो वाटर की परमिटिविटी एयर की परमिटिविटी का 80 टाइम्स है। तो अगर 80 टाइम्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो एयर के मॉलिक्यूल्स की तुलना में 80 टाइम्स फोर्स को ज्यादा डिक्रीज कर देंगे। यानी कि अगर मैं लिखना चाहूं
तो फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इन वाटर इज इक्वल टू 1/80 टाइम्स ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर। ठीक है, तो फ्री स्पेस या एयर में जो भी दो चार्जेस के बीच फोर्स होगा उसका 1/80 टाइम्स हो जाएगा वाटर के अंदर। क्यों? क्योंकि वाटर की जो परमिटिविटी है वो एयर की परमिटिविटी का 80 टाइम्स, यानी एयर जितना भी फोर्स को डिक्रीज करेगा उससे 80 टाइम्स ज्यादा ये डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए फोर्स जो होगा वहां पे काफी कम आता है। तो ये हो गया। अब ऐसे दूसरा एग्जांपल अगर मैं दूं आपको तो मैं कह सकता हूं कि परमिटिविटी ऑफ ग्लास, जैसे सेकंड में ले लेता हूं परमिटिविटी ऑफ ग्लास। सो ग्लास की परमिटिविटी क्या है? 7 है। तो 7 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ ग्लास, तो ग्लास की जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होगी वो कितना टाइम्स होगा? तो ग्लास के लिए रिलेटिव परमिटिविटी वैल्यू 7 दे दी गई है, तो ये आ गया 7 टाइम्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर। तो ग्लास की परमिटिविटी फ्री स्पेस या एयर की परमिटिविटी का 7 टाइम्स है, यानी कि एयर के मॉलिक्यूल्स फोर्स को जितना भी डिक्रीज करेंगे उससे 7 गुना ज्यादा ये डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पर जो फोर्स होगा, यानी ग्लास के अंदर अगर मैं दो चार्ज पार्टिकल्स को रख देता हूं तो वहां पे जो फोर्स होगा वो फ्री स्पेस या एयर वाले फोर्स का 1/7 होगा, यानी 7 गुना कम होगा। सो ये आपको खेल समझ में आ रहा है? तो यानी कि अगर मैं मोटा मोटा इन जनरल लिखना चाहूं, मोटा मोटा लिख सकते हैं Fm इज इक्वल टू F0 बटे में εr। ठीक है, यानी किसी मीडियम के अंदर जो फोर्स होगा वो एयर में जो भी फोर्स लग रहा है चार्जेस के बीच उसके 1/εr के बराबर होगा। तो ये आपका जो फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आया है, इस फॉर्मूले को मैं अभी आपको ड्राइव करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, यानी प्रूफ करके दिखाऊंगा, मोटा मोटा मैं कहना चाहूँ। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, रिलेटिव परमिटिविटी का ही दूसरा नाम होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसी का दूसरा नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं K से। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हमेशा K से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक बार मैंने देखा था सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा था कि भाई वाटर की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो कितनी दे रखी है? तो वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी 80 है। तो बताइए वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा? अब जिन बच्चों को ये बात नहीं पता कि ये एक ही चीज के दो अलग अलग नाम है वो तो बेचारे परेशान हैं, लेकिन जिनको पता है उनके लिए क्या ये कुछ भी नहीं, वो तो सीधा कहेंगे कि अगर वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी 80 है तो इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी 80 ही होगा। ठीक है, बट अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता कि वाटर का जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो 80 है, आप वाटर का एब्सोल्यूट परमिटिविटी बताइए। सो एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होगा? तो वो हमारा इस फॉर्मूले से निकल के आता है। तो ये जो मैंने यहाँ पे एप्सिलॉन m लिखा है इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, सो अगर वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी 80 दे रखा है तो उसका एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होगा वाटर का? तो एप्सिलॉन r की जगह 80 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बाकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता होती है 8.854 into 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप वाटर का एब्सोल्यूट परमिटिविटी निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रिलेटिव परमिटिविटी इतना है, बताइए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा? तो आप बोलोगे भैया जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होता है। और सेम अगर कोई क्वेश्चन ये पूछ ले कि भाई बताइए रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू इतनी है वाटर के लिए तो उसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी कितनी होगी? तो भाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी जो होगा वो 80 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि ये वाला फॉर्मूला वहां पे यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बेसिक कराया, थ्योरेटिकली लेकर आया यहाँ तक, और ये फॉर्मूला थ्योरेटिकली हमने निकाल दिया। अब इसे हम लोग मैथमेटिकली भी देखेंगे कि वाकई मैथमेटिकली भी ऐसा ही निकलता है या कुछ और आ जाता है। सो एक बार मैथमेटिकल इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं। तो बच्चों इसका प्रूफ देख लेते हैं एक बार कि इसका प्रूफ क्या होगा। तो सीधा सा फंडा है, अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास कोई दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2 और उनके बीच का गैप r है और उन्हें आपने फ्री स्पेस या एयर में रख रखा है,
तो वहां पे जो फोर्स लगेगा दो चार्जेस के बीच का उसे हम लोग F नॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे, और वो क्या होगा, तो वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ पे मोड नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ और निकालना चाहता हूँ, इसलिए अगर वैल्यूज पुट करने की बात आएगी तो आपको मोड लगाना पड़ेगा। तो ये आपने एक इक्वेशन बना लिया फ्री स्पेस या एयर के लिए। बट अगर यही चार्जेस किसी दूसरे मीडियम में रखे हुए हों तो वहां पर जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, तो भाई Fm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन m आ जाएगा, क्योंकि हर मीडियम की परमिटिविटी अलग अलग है, इसलिए अगर आपने यहाँ एप्सिलॉन नॉट लिखा है तो यहाँ पे आप एप्सिलॉन m लिख देंगे। बाकी चार्जेस आपके वही पहले जैसे हैं, उनके बीच का गैप भी पहले जैसा ही है। सो अब मुझे क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देता हूँ। सो अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करता हूँ तो F नॉट बाय Fm आ जाएगा। और आपको पता है कि जब डिवीजन होता है तो जितनी भी चीजें कॉमन है वो सारी की सारी कट जाती हैं, और जो बाकी है वो लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसमें भी एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो चीज है ये तो पूरी पूरी कट जाएगी, यहाँ से 4 पाई से ये 4 पाई कट जाएगा, बचेंगे ये सिर्फ दोनों। अब इनको लिखना कैसे है, तो आपको पता है कि F नॉट और एप्सिलॉन नॉट में जो है वो इनवर्सली का रिलेशन, यानी कि अगर ये ऊपर लिखा है तो ये नीचे लिखा होगा, अगर ये नीचे लिखा है तो ये ऊपर लिखा होगा। तो अगर F नॉट ऊपर लिखा हो तो एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा, Fm नीचे लिखा है तो एप्सिलॉन m ऊपर आ जाएगा। और एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो ये होता है एप्सिलॉन r, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी, और रिलेटिव परमिटिविटी को ही हम लोग क्या कहते हैं, सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये आपका पूरा का पूरा रिलेशन बन जाता है। तो बच्चों ये रिलेशन आप याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। सो ये हमने आज की क्लास में सीखा परमिटिविटी को लेके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे की चीजें पढ़ेंगे। सो बच्चों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में आके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको रिप्लाई करूं। सो अच्छा बच्चे, बाय।